अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के नायब अमीर जो हैं ज़हीरुल हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है और TLP के 1500 कारकुनान को जो है वो मुकदमे में नामजद भी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में जो है वो फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात भी शामिल की गई हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि फवाद चौधरी और शेख रशीद ने इमरान खान को जो है वो असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया और फवाद को जो है वो शुरू से ही वो प्लांटेड बंदा था। शेर अफजल मरवत ने जिस मकसद के लिए वो आए शायद उनका मकसद कुछ और था। ये तमाम तर गुफ्तगू थी जो हामिद खान साहब की जानिब से की गई, इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट करेंगे। आज ग्वादर में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का जो है वो ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और इस हमले में जो है वो सिपाही जो है वो शहीद हो गए, 16 जवान भी जख्मी हुए हैं। इस पर बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट है, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। एज़िया साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के जो नायब अमीर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, ये जो वाक़या हुआ है जहाँ पर उनकी FIR दर्ज हुई थाना किला गुल सिंह में हुई है और ये इंसिडेंट कुदरती तौर पर उस वक़्त हुआ कि मैं उस वक़्त वहाँ पे था, यानी वहाँ इस अंदाज में था कि ये लाहौर प्रेस क्लब के सामने ये जलसा हो रहा था उनका तहरीक लब्बैक का और वहाँ पर ये बयान जो भी दिया गया उसमें ये सारा कुछ हुआ। तो बाई चांस में वहाँ से हम प्रेस क्लब जा रहे थे तो मुझे ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ मज़हब जो है वो तो रास्ते खोलने की बात करता है और वो करता है कि रास्ते में पड़ा पत्थर भी हटा देना चाहिए, लेकिन अब हमारी यहाँ मजहबी जमातों का कल्चर है बड़ा पुरतशद्दुद है और तहरीक लब्बैक का तो माजी गवाह के इनका जो मज़हब के नाम पर जो इनका कल्चर है वो बहुत पुरतशद्दुद है। अब वजह कोई भी हो सकती है। जब मैं वहाँ पे गया और कुदरती तौर पर अब लाहौर प्रेस क्लब हमने रूटीन में जाना भी होता तो इन्होंने वहाँ बैरियर्स लगाए हुए थे, सारे बंद किया हुआ था सारा। अब जारी बात है हम जर्नलिस्ट हैं, हमने प्रेस क्लब के अंदर जाना है। तो जब मैं जाने लगा उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, तो उससे तारुफ करवाया कि यार हम जर्नलिस्ट हैं प्रेस क्लब का। फिर उन्होंने कहा जी तलाशी दें। अच्छा। और फिर मेरे साथ कोई 2 कैमरामैन भी थे साथ में, बाकायदा इनकी कवरेज कर रहे थे, वो कवरेज करने के लिए आए थे। और किसी जगह भी ऐसे नहीं होता कि जर्नलिस्ट के या कैमरामैनों को आप करें और फिर आप उन्हीं की जगह पर आके खड़े हैं। एक तो आपने सरकारी जगह सड़क ब्लॉक कर दी, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन अब लाहौर प्रेस क्लब के गेट को भी आपने बंद कर दिया और जो अंदर आना चाहता है या बाहर आना चाहता है, ये जो कल्चर है कि आप किसी के घर के सामने किसी के दफ्तर के सामने करें और उसको भी अंदर ना जाने दें, ये कोई कल्चर मेरा ख्याल है ना तो मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना इखलाकी तौर पर इसका कोई बनता है, ना कोई माशरा इसकी इजाज़त देता है। लेकिन बहरहाल एक धौंस धांधली है, लोग करते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो हैं ये हमारा प्रेस क्लब है, हम जर्नलिस्ट हैं, तो उसने कहा जी आपकी तलाशी होगी। मैंने कहा किस बात की तलाशी और आप कौन होते हैं हमारी तलाशी लेने वाले? आपको ये मैंडेट किसने दिया है कि आप एक रोड ब्लॉक करें और उसी की जगह पर जो घर में जा रहा है बंदा उसकी तलाशी शुरू कर दें? मतलब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान ऐसी तो नहीं कि आपको जहाँ जो आपने बैनर लगा दिया या अपना वो कोई खंबा नस्ब कर दिया उसके बाद आपने कई जगह मारी है, वहाँ पे कोई बंदा अंदर भी नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं जा सकता। खैर ये वो कल्चर है। फिर थोड़ी सी बहस मुबासा उनके साथ हो गया, फिर वो सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन जाहिर बात है हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम उनके उस मॉब से तो नहीं डरते। बहरहाल हमने वो रास्ता तो बना लिया, हम अंदर भी चले गए। तो ये एक जनरल कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जमात का है। अब इसके अंदर ये जो कल इन्होंने धमकियाँ दी हैं, मेरा ख्याल है कि ये अगर पाकिस्तान में ये काबिल मुज़म्मत कल्चर है। थोड़ी देर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अहम पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, उनके बारे में PTI की तरफ से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का साथी समझते हैं। ये एक मेरा ख्याल है ओपन सीक्रेट है। सही। और यहाँ जजेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अगर किसी की पसंद का फैसला आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके खिलाफ कैंपेन चलती है। ये कोई एक जमात की बात तो नहीं है कि सिर्फ PTI की जानिब से ऐसा किया जा रहा है या तहरीक लब्बैक की जानिब से। अभी हाल ही में हमने देखा है कि PMLN की जानिब से भी जो सिटिंग जजेस हैं उनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए फैसले देखें वो ठीक है। अब इसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। वो अल्फाज देखिए, फैसले पे तनकीद करना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मुतासरा पार्टी होती है वो एक सर्टन लिमिट्स में रहकर किसी फैसले पे तनकीद कर सकती है, ठीक है। अब तहरीक लब्बैक को अगर उनके किसी फैसले पे इशू है तो आप उस फैसले को डिस्कस करें, उस पर तनकीद करें, अगर आप उसमें कोई मुतासरा हैं।
तो अगर आप किसी केस में मुतासरा भी नहीं है और कोई डिसीजन आ गया है, उस डिसीजन पे भी आपने राय देनी है, वो राय देना, ये तो नहीं कहें कि पैसे दें गर्दन काट दें। तो ये खौफनाक है, ना मज़हब इस बात की इजाज़त देता है, ना कोई माशरा इसकी इजाज़त, ये गैर इंसानी हरकतें हैं। मेरा मतलब है कि अगर इस तरह आप किसी को माशरे में इजाज़त दे देंगे तो थोड़ी देर के लिए, मैं पीटीआई वाले इस पर खुश ना हो या और जमातें इस पर खुश ना हो, थोड़ी देर के लिए सोचें कि इस तरह के फिर और भी मजहबी ग्रुप्स हैं, यहाँ इंतहा पसंद भी मजहबी ग्रुप हैं, यहाँ कलदम तंजीमें भी हैं, उनके भी कोई एक लीडर आएगा, वो हो सकता है कि कल को पीटीआई के चीफ के खिलाफ दे दें कि जनाब वो बैठे हैं, इनकी भी गर्दन काट दें। हो सकता है वो नून के खिलाफ दे दें, हो सकता है वो और शख्सियात के बारे में दे दें। ये इसका किसने हक दिया इनको इस तरह करने का? नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। जिंदा मुआशरे, जमहूरी मुआशरे, इस्लामी मुआशरों में इस तरह नहीं है। ये इस्लाम का नाम यूज़ कर कर आप इस्लाम ही के ख़िलाफ़, उसकी तालीमात के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की हरकतें करते हैं और अपना नुक्ता नज़र जो आपका इस्लाम का उसके मुताबिक दूसरे पे ठोंसते हैं, या बाकी हर कोई जमात शुरू हो जाएगी, तो फिर मुझे बताएं कि कितने सर जो हैं उनकी गर्दनों जो या उनकी गर्दनें जो हैं और सर जो हैं उनके जो हैं कंधों पे कायम रहेंगे। इस तरह तो आधा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। हर कोई उठेगा, वो अपनी नुक्ता नज़र की तशरीह करेगा और कहेगा जी कहे, और लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है इस तरह की, तो बहुत सारे मतलब हर चौथे दिन अगर कोई बंदा फतवा देना शुरू कर देगा या इस तरह का ऐलान करना शुरू कर देगा, तो ये मेरा ख्याल है ये मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। ये इंतहा पसंदी है और ये समझें कि एक आप एक ऐसा कल्चर है जिसको आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कोई महफूज नहीं रहेगा। इससे कबल देखा गया है सब के तरीके लब्बैक के ऊपर पाबंदी जब आयद की गई तो बड़ी महदूद टाइम के लिए थी। आप क्या समझते हैं कि अगर आप किसी जमात को इंतहा पसंद कह के या इस तरह के इल्ज़ामात आयद करके पाबंदी आयद करते हैं, तो फिर वो इतनी महदूद टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए कि वो उनको फ़र्क ही ना पड़े इस चीज़ से? तो फिर वो जब देखिए उसके अंदर होता यह है कि जब उनको किया गया, बाज़ का थोड़ी तरह आपको समझना पड़ेगा, कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान से आपके अस्करी जो हैं तंजीम, आपकी अस्करी जो आपके इदारे हैं उन पर हमले करती हैं, तो वो तो बड़ा आसान होता है कि आप उन्हें कहते हैं ये कलादम तंजीमें हैं या उनको बैन कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आपके अंदर से पनपती हैं, मुल्क के अंदर से, कुछ सियासी जमातें होती हैं, कुछ पोलिटिकल जमातें होती हैं, कुछ आप समझ लें कि आपकी रिलीजियस जमातें होती हैं। अच्छा, इब्तिदा में तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, लेकिन होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो करैक्टर है, उनके जो फीचर्स हैं किसी जमात के सामने आते हैं, उसमें तरीके लब्बैक के अलहदा से फीचर्स आ गए हैं, ठीक है, और इसी तरह बाकी जमातों के भी आ जाते हैं। एमकेएम के अलहदा अपना एक तशख़्ख़ुस है वो जो सामने आया माजी के अंदर जब वहाँ पे लाशें मिला करती थी। इस तरह तरीके लब्बैक का जो अब तक जो आप समझते हैं कि इस उन पर पाबंदी भी लगी, तो उनका जो कल्चर आपके सामने आया है, उनका जो आपके पास फीचर्स आए हैं, उनके सामने जो भी उनका एक्ट सामने आ जाए, वो बड़ी पुरतशद्दद किस्म की जमात है। और इस्लाम की एक अपनी तशरीह करते हैं अपने नुक्ता नज़र से और दूसरे की गर्दन उतारने की बात करते हैं। तो एक पुरअमन माशरों के अंदर, एक जिंदा माशरों के अंदर, एक इंसानों के माशरे के अंदर मज़हब की तशरीह अपनी मर्ज़ी से करना और किसी की गर्दन उतारने की करना और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसी शख्सियत की बात करना, ये काबिल मुज़म्मत है और इस तरह के कल्चर की इजाज़त पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर आप इसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए पीटीआई वाले कहते हैं वाह वाह बड़ी अच्छी बात है जी, टीएलपी ने कर दिया, हमें तो वैसे ही बड़ा गुस्सा था चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये सोचें कि यहाँ उन लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें इमरान खान पे गुस्सा है, उन लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें जरदारी साहब पे गुस्सा है, उन लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें नवाज शरीफ साहब पर गुस्सा है, उन लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें किसी ना किसी पे गुस्सा है। तो ये है ना कल्चर की अब तनकीद बराए तनकीद हो रही है ना, वो देखिए आप, मैंने कहा तनकीद भी होती है, आप तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। नहीं तनकीद, आप मैं कहता हूँ कि तनकीद की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए ना। आप ये तनकीद नहीं है, गर्दन उतारने वाली बात तनकीद नहीं है, ये तो बाकायदा एक सीधी सीधी कत्ल की धमकी है, ठीक है, बल्कि पूरी कौम को कत्ल पे उकसाना है किसी शख्स के कत्ल के ऊपर। आप यहाँ पर हमने देखा कि जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ भी क्या हुआ, मॉब कल्चर एक आ गया आपका, उसे मॉब साइकी पीछे पड़ गए और उन्होंने मार दिया। यानी पाकिस्तान क्या आप समझते हैं कोई जंगल का माशरा है? यहाँ को दरिंदे, भेड़िए, सांप, बिच्छू रहते हैं, इंसान रहते हैं भाई, राइट। आप उसको फरोग दें। और मजहब जो जब भी आया है, मजहब ने तो अमन की बात की है, मजहब ने तो गुंजाइश की बात की है, ठीक है। आप अपने नुक्ता नज़र पर कोई भी चीज़ हो सकती है और दूसरे को वजाहत का मौका भी ना दें, दूसरे के ऊपर कोई बात भी ना उसको और कहें जी इसका कत्ल का फतवा जारी कर दें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं करता। आधे पाकिस्तानियों के सर उतर जाएंगे अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। तो सर वही बात हो जाती है ना कि जब आप सिटिंग जजेस को, ये भी तो एक धमकी मेज अल्फाज होते हैं ना, या तनकीद कह लें कि आपको फैसला पसंद नहीं आया तो आप खुलेआम जो है वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो यहाँ इसको आप उसके साथ यहाँ से भी तो एक हवा तो बनती है ना कि लोगों, नो दैट इज अ डिफरेंट केस।
इट्स ए टोटली डिफरेंट केस। इनको मिलाने की कोशिश ना आप करें और ना करें कि इसके अंदर से कोई गुंजाइश पैदा हो। अच्छा। किसी की गर्दन उतारना, कल को हो सकता है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरी किसी को हो सकता है आपकी बात किसी को पसंद ना आए तो बाहर से वो कत्ल का फतवा जारी कर दे कि नहीं इसने ये बात की, इसके कत्ल कर दिया जाए। मतलब आप किस माशरे में रह रहे हैं? तनकीद करना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। यानी आपको फैसला पसंद नहीं आया, अगर आपको फैसला पसंद नहीं आ रहा तो आप खुलेआम तनकीद कर दें। अगर आप मुतासरा पार्टी, मतलब वो भी तो अगर आप, फिर मैंने कहा मुतासरा पार्टी है, अगर आपका उससे कोई लेना देना है, ठीक है, अदलिया अदालतें फैसले करती हैं, किसी के हक में होती है, किसी के खिलाफ होती है, तो ना पसंद आए तो तनकीद कर दें। पसंद नहीं बात है। फिर मैं आपको एक लफ्ज पे जोर दे रहा हूँ, मुतासरा पार्टी कंप्लेनेड है उस केस के अंदर और उसके खिलाफ फैसला हो गया। हाँ, वही ना, उसको वो तो फैसला पसंद नहीं आ रहा है ना। उसे पसंद नहीं आया तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, पसंद नहीं आया वो पॉइंट ऑफ व्यू उसको ये लगता है, देखे ना, उसी की बेस के ऊपर तो अगली अदालत में जाके केस करता है। ठीक है, मैंने कहा कि एक सर्टेन पैराए में आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें अल्फाज का चुनाव होता है, उसमें देखना होता है कि आपने क्या बात करनी है। अब मादर पितर आजाद नहीं होते कि आप अदलिया का फैसला आपके खिलाफ आ गया और आप जो मर्जी कहते फिरें, ये भी नहीं होता। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट केस है। सही। आप जिसका रेफरेंस दे रही हैं वो एक डिफरेंट पैराए में चीजें हो रही हैं। सही। ये पैराए आपस में मिलते ही नहीं है, सीधी सीधी किसी के कत्ल की धमकी है। और इसी तरह यहाँ आपको पता है कि यहाँ ना आलमों की कमी है, ना पार्टियों की कमी है, ना उलमा इकराम की कमी है, ना मौलवी साहबान की कमी है, ठीक है, ना जाकिरीन की कमी है, यहाँ तो सारे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पीर मुरीद भी सारे मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरह गर्दनें उतारने के फतवे शुरू हो गए तो मैं कह रहा हूँ आधे पाकिस्तान की तो गर्दनें उतर जाएंगी, रहेगा कौन? सही। मतलब जिसके खिलाफ हुआ उसकी गर्दन उतरेगी, वो दूसरे के खिलाफ दे देगा। इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा। हम इंसानों के माशरे में रहते हैं, जानवरों के माशरे में नहीं रहते। सब जो ये सारे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया या कत्ल की धमकी दी गई, ये TLP के नायब अमीर की जानिब से दी गई। अब इसमें जो 1500 से ज़ायद हैं जो कारकुनान जिनको नामजद किया गया, तो ये फ़र्क कहीं पे समझ आ रहा है कि वो तो धमकी एक शख्सियत की जानिब से दी गई है, अब 1500 से ज़ायद लोग हैं जिन्हें उन्होंने नामजद कर दिया। देखें, ये एक जलसे में दी गई है ना, जलसे में धमकी दी गई है। और जलसे में एक बंदा नहीं, आप उसमें एक पार्टी है, उसने वो एक जलसा अरेंज किया। सही। ये कोई अवामी जलसा नहीं हो रहा था, उसकी पार्टी के लोग थे। पहले आप ज़हन में रखें, TLP के अंदर माजी के अंदर ये ज़रूर था, जब ये इब्तदा में आई तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसको फॉलो भी किया। कुछ ने मजहब के नाम पे, किसी ने खौफ के नाम पर, वो था इनका थोड़ा सिलसिला। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये एक्टिविटीज़ करते चले गए, उसके नतीजे के तौर पर अवामी हमायत भी इनकी ख़त्म होती चली गई या उस लेवल पे नहीं है। अब एक जमात ने एक अपना जलसा किया प्रेस क्लब के सामने, वहाँ 200 लोग थे, 400 लोग थे या 500 लोग थे। ठीक है, वहाँ पर ख़ास तकरीरें की गई और सुनने वाले भी मौजूद थे। और उसमें उन्हीं को कहा गया कि जी ठीक है, आप किसको कहा गया कि भी जो आप में से, यही कहा गया ना, जो आप में से सर उतार लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो 1500 क्या कर रहे थे वहाँ, वो 500 या 600 लोग वो क्या कर रहे थे? वो सारे उसमें मुलविस समझे जाएंगे ना। और वो तो बात है कि बात की बात है कि इस पे होता कुछ या नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम तो उस कल्चर की बात कर रहे हैं। बाकी तो पुलिस की एक कार्रवाई है, उसने करना है, लॉ की एक कार्रवाई है, आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि जी एक बंदे पे होना चाहिए, 10 पे होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था, प्रेस क्लब के बाहर बैरिकेड्स लगा के बंद करके वो अंदर जलसा कर रहे थे। और मैंने आपको अपना वाकया भी बताया कि हमें भी अंदर जाने से रोक दिया गया। तो तलाशियां, तो बड़ी मुश्किल से बाद में उन्होंने इस पर बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने कहा जी ये तलाशियां दिए बगैर नहीं जाएंगे आप, मतलब हमारा वो गेट है, हमने रोज जाना है। आप आगे बाहर खड़े हो गए, आपने सारा ब्लॉक कर दिया। कहते जब किसी को भी नहीं तलाशी दिए बगैर जाएगा नहीं। तो ये एक कल्चर ऐसा है कि हालांकि मैंने कहा यार हम तो कवरेज आप हम नहीं आएंगे, हमारे लिए तो यहाँ पे आए हो। तो कवरेज कैसी होगी? मतलब यहाँ से आप आए हो इतनी दूर से उठ के प्रेस क्लब के बाहर, तो कवरेज के लिए आए हो ना, यही चाहते हो कि हाईलाइट हो जाए। तो जिन्होंने हाईलाइट करना है आप उन्हीं को जाने नहीं दे रहे तुम। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखने वाली बात है। लेकिन इस कल्चर को, इस तरीक़ाकार को, ये फाशिस्ट तरीक़ाकार है, ठीक है ना, ये फाशिस्ट तरीक़ाकार है। ये माशरे को खौफनाक वायलेंस की तरफ ले जाएगा। ऑलरेडी हमारा जो इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की हुई है, एक्सट्रीमिज़म इतनी फैली हुई है और आपके सोशल मीडिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट की जो आप तबलीग की जा रही है रोज़, उसके नताइज निकल रहे हैं पूरे माशरे के अंदर। उसमें मजहबी तंजीमें या उनके उलमा इकराम को बड़ी सैनिटी का मुजाहरा करते हुए तरीके से बात करनी चाहिए आप उन इश्यूज़ को, ताकि फसाद ना फैलाएं, आप अमन के साथ अपने मसाइल का हल करें। अब यहाँ फसाद फिल अर्ज की तरफ जब चीज़ें चली जाएंगी, आप एक दूसरे के कत्ल के फतवे देना शुरू कर देंगे और इस प्रैक्टिस को बना लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये ना पाकिस्तान के लिए ठीक है,
ना आपके निज़ाम के लिए ठीक है, फिर कोई महफूज नहीं होगा। आप ये ज़हन में रखें, 4 बंदे फैसला करेंगे, वो चढ़ेंगे ऊपर और 10 आदमियों को कहेंगे कि मजहब के नाम पर कि जी वो बंदा काफिर हो गया, उसकी गर्दन उतार दें। हुकूमत की तरफ से भी एज साहब इस मामले के ऊपर जो है बड़ा सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी की गई है। अभी उसके ऊपर सिर्फ एक्शन लेने की हिदायत जारी की गई हैं या वाकई उसमें भी होगा, वो सीरियस इशू है तो होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जिस अज़म का इजहार किया है उसके मुताबिक तो ये है कि गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेने का उन्होंने कहा है। ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने जो है बड़ी अहम स्टेटमेंट आज दी है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और शेख रशीद ने जो है वो बानी पीटीआई को मजबूर किया था कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। मतलब ये उनके फोर्स करने पे असम्बलियाँ टूटी थी। देखिए हामिद साहब जो है ना, ये बेसिकली मुझे याद है जब अभी पीटीआई का वो धरना जिसके तहत के बाद में ये हुकूमत में भी आए, उससे पहले ये मेरे प्रोग्राम से में भी आया करते थे। तो कम से कम मुझे ये पता है कि ये बानी अरकान में से हैं। इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, ये उस वक्त भी खान साहब के साथ हुआ करते थे जब कोई नहीं होता था। तो ये बेसिकली पार्टी के साथ सिंसियर हैं। हालांकि इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं कि जनाब ये पार्टी को अपने अंदाज में करना चाहते हैं और पीटीआई की क़यादत भी इनसे ज़्यादा खुश कभी भी नहीं रही। खान साहब ने भी अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर इन्हें अपने करीब नहीं रखा। करीब उन्होंने किनको रखा? जिनके ऊपर ये आज ये कह रहे हैं। मसलन फवाद चौधरी उनके राइट हैंड मैन थे, आखिरी टाइम तक उनके राइट हैंड मैन रहे फवाद चौधरी। उनको भी कहते हैं कि उन्हीं की वजह से जो है वो तो आज आप उन पे कहते हैं ना, तो शेख रशीद भी राइट हैंड ही समझ लें, फवाद चौधरी भी राइट हैंड। मैं ये कह रहा हूं से राइट हैंड जो थे वो सबसे पहले छोड़ के चले गए, हो गए ना। लेकिन बात यह है कि इनकी जो लीडरशिप थी वो किसको समझती थी? देखिए दुल्हन वो जो पियामन भाई, तो पियामन भाई तो वो थे। अगरचे कि मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी के लिए इनकी बड़ी खिदमत होंगी। ये बड़ा उस दौर में बड़े वोकल रहे और स्टॉन्च सपोर्टर थे इमरान खान साहब के। लेकिन जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो इस सारे इक़्तिदार के मज़ों में से शायद इनको बहुत कम मज़ा मिला, बल्कि है ही नहीं, मैं नहीं देखता कि इनको को मिला। लेकिन बहरहाल जब दोबारा उनकी इक़्तिदार जो है ख़त्म हुआ तो उसके बाद अब ये थोड़ा सा वोकल हुए, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है तो वो भी मेरे प्रोग्राम में आया करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर के अंदर भी, मुशर्रफ के दौर के अंदर भी। तो मुझे याद है कि जब वो मुशर्रफ के साथ थे तो वो पीपल्स पार्टी के ऐसी तैसी फेरते थे प्रोग्राम में। तो जब पीपल्स पार्टी के में चले गए तो फिर वो जो थी मुशर्रफ की पार्टी की और फिर सबकी ऐसी तैसी फेरते थे, नून की। मतलब उनके लिए वफादारियां तब्दील करना अच्छा, फिर जब पीटीआई में चले गए, फिर पीटीआई में चले गए तो वो भी आसिफ अली जरदारी जिनकी वैसी तैसी फेरा करते थे, तो नहीं जिनके साथ रहते थे और उनके साथ सबकी ऐसी तैसी फेरते थे, फिर पीटीएम बैठ के उनकी ऐसी तैसी पीपल्स पार्टी वालों को फेरे थे, नून के साथ कर रहे थे। तो खैर वो तो एक ऐसे अगर कहा जाए तो वाकई वो जिनके बारे में लोटा कहा जाता है तो वो लोटे तो हैं, वो हर पार्टी में घूमते रहे हैं। लेकिन अब वो फिर यानी इस पीटीआई में आने के लिए तैयार है। तो अब वो जो पहले से पीटीआई के अंदर लोग हैं जिसमें हामिद खान साहब है, वो खुद को अब इनसिक्योर समझते हैं क्योंकि उन्हें बड़े अरसे के बाद एक मौका मिला है कि पीटीआई ने जो ये क्राइसिस आया इस पीटीआई के अंदर, वो लोग जिन्हें आप इब्नुल वक्त कहते हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी कहते हैं, उसमें फवाद चौधरी मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। और ये तब तक इमरान खान साहब के साथ थे जब मिल के फ़ायदा हासिल कर रहे थे। और इनकी जितनी भी पॉलिसी थी मीडिया के हवाले से, जो इमरान खान साहब को मीडिया के साथ दुश्मनी जो की इन्होंने, जो उस वक्त दौर में मीडिया के साथ पॉलिसी बनाई और जो कुछ ये करते रहे, उसके नताइज हुए कि इमरान खान साहब इंटरनली और मेरे ख्याल है तनहा भी होते चले गए। और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई हुई इमरान खान साहब, उसमें एक बड़ी वजह फवाद चौधरी साहब भी थे, उनके मशवरे भी थे, गलत पॉलिसी मशवरे जो देते थे ना, सीधा वो दीवार के साथ टक्कर वाली बातें करते थे। जब टक्कर हुई तो फिर उनकी दौड़ देखी थी आपने। अब उसमें फिर अचानक शेर अफजल मुरव्वत साहब, पता नहीं जब कैंपेन चली इलेक्शन पे, वो कहाँ से आ गए, ये भी बड़ी हैरान। शेर अफजल मुरव्वत साहब की एंट्री ऑब्वियसली आपने जब बानिया पीटीआई ने पार्टी की क़यादत ही बुकला के तकरीबन बुकला के हाथों में दे दी है, तो फिर शेर अफजल मुरव्वत जैसे लोग या फिर बैरिस्टर गोहर जैसे लोग तो इमरान खान साहब खुद हुए ना, तो क्या उन्हें सेंस नहीं है? लोगों ने तो मंजर यहाँ पे आना ही था। मैंने नहीं आना नहीं था। मतलब इसमें खान साहब जो थे, लीडर जो होता है ना, वो बड़ा दानिशमंदी उसके अंदर होती है, उसके अंदर बड़ी विजन होता है दूर का। मसलन एक तो वो कोई हुक्मरान नहीं होता, वो लीडर जो होता है ना, वो अगले 20 साल पहले बाद की भी सोचता है, वो देखता है कि कौम को, फिर सबसे पहले उसको अपनी टीम का पता होना चाहिए। उन्होंने कायदे आज़म जैसे भी थे पाकिस्तान लिया, लेकिन उन्हें पता था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो वो कहते थे मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, ठीक है ना। तो इनको तो ये भी नहीं पता था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो अब तो नहीं पता था। फिर अगर ये हामिद खान साहब की जानिब से अगर ये कहा गया है कि इन दो लोगों के कहने के ऊपर जो है वो उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, या वो तो क्या मतलब वो अगर लीडर हैं बानी पीटीआई तो फिर इतना विजन तो होना चाहिए ना, कि उनका विजन होना चाहिए ना। टाइम जो है वो असम्बलियाँ तहलील देखें ना, परवेज लाई साहब उन्हें आखिरी टाइम तक मना करते रहे, वो भी एक लीडर थे, उन्होंने मना किया इनको कि ना करें आप।
लेकिन खान साहब ने ये मशवरे फवाद चौधरी के लिए, फवाद चौधरी बतौर वकील भी वो ये कर रहे थे, और जब वक्त आया तो सबसे पहले उनकी जो दौड़ें थी जिस पर उन्होंने अफजल मुरव्वत साहब ने भी कहा हथनी का बच्चा कहा, तो देखिए ये कैरेक्टर्स हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एक सर्टन टाइम के बाद कुछ लोग जो होते हैं ना कुदरत की तरफ से एक्सपोज भी हो जाते हैं। सही। वो एक्सपोज हो जाते हैं, और उसमें एक फवाद चौधरी भी थे। अब अच्छा, एक उसमें दूसरा कैरेक्टर शेर अफजल मुरव्वत साहब का था। शेर अफजल मुरव्वत साहब, एक तो उनकी आना बड़ा अजीब सा था, अचानक उनका आ जाना, फिर जिस तरह उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाल ली, फिर जिस तरह उन्होंने चलाई, अच्छा उसके नतीजे में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार उनके जीते भी, एक मूवमेंट तो चली। उनका मैं थोड़ा प्लस पॉइंट देता हूँ। उनकी एंट्री हुई और वाकई उस टाइम एक बचत का एक जरिया तो बने ना शेर अफजल। उस टाइम कैंपेन के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा था, उस टाइम एक खौफ हिरास था, लेकिन ये वाहिद वो बंदा था जिसने एक थोड़ी सी, आप कह लें कि नहीं, लेकिन इसमें रिवाइवल तो उसको दिया। हामिद खान साहब जो प्लांटेड कह रहे हैं ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसको भी ज़रा देखना पड़ेगा कि उस वक्त पीटीआई पे शदीद किस्म का क्रैकडाउन चल रहा था। कोई बंदा कोई बाहर निकल के नारा लगाता था। हाँ, लेकिन ये तो लगा अच्छा, इनको ये रैली लेके भी निकल रैलियां ले रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, मेरी आनियां देखते मेरे, अच्छा इनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो थोड़ा सा उनकी सिग्निफिकेंस तो नजर आती है, उनकी बात में थोड़ा कॉर्पोरेट तो करती है वो जो ये बात करते हैं, ये प्लांटेड है। फवाद चौधरी साहब तो मैंने आपको बता दिया, ये मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, फिर इधर आ गए, इधर से फिर वो बाहर निकल गए, फिर वापस आ रहे हैं। तो चलो इनका तो कहा जा सकता है कि इनके पीछे जिन्होंने असल में इन सब के साथ मसला पता क्या था, शेख रशीद साहब हों, ये जिस गेट के भी थे जहाँ से इन्होंने सियासत सीखी, वो गेट वाले नाराज हो गए थे दोनों के साथ। अच्छा, सही, दोनों के साथ उन्होंने घुसने नहीं दिया इनको, उन्होंने कहा यार तुम केड़े चक्कर में पै गए हो। तो वो गेट वाले जब नाराज हुए तो फिर इन्हें अपनी सारी अपनी वैल्यू का पता चला। फिर एक वो जो है आपको दौड़े जिसको देख ली, दूसरा वो जो बाबा करता था, वो जो गेट वालों के बगैर सियासत हो नहीं सकती। नहीं, ये दोनों इनकी सियासत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी तो नहीं मान रहे होंगे ना, जो मानते थे बर्मला पाकिस्तानी को सामने आगे कहते थे कि जनाब हमें उस गेट से सियासत आई, ठीक है, वो जिसका जो भी नंबर था वो खुद कहते थे जी हम वहां से बन के ही वहां से आए हैं, ठीक है। जब वहां से बन के आए तो वो गेट जब उन पर बंद हुए तो उन्हें पता चला कि हम तो लावारिस हो गए हैं। फिर उनकी चीखें निकली, आहो बकार निकली, वो सबके सामने है, ठीक है। अब वो वापसी चाहते हैं, उनको कोई जगह दे। अब जगह कौन दे उनको? पीपल्स पार्टी में जगह नहीं है, नून को नून ने इनके करैक्टर देख लिए, बाकी सबको पता है अब जगह भी कोई नहीं है। उन्होंने सियासत करनी है और इक़्तिदार के ये रस्सियां, इक़्तिदार के बगैर ये बिन पानी के, वो मछली थी बिन वो अब पानी नहीं है तो अब मछली क्या करे, तड़पेगी। तो अब ये शेख रशीद साहब हो या आपके फवाद चौधरी साहब हो, ये इक़्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकते। अच्छा, फवाद चौधरी खास तौर पर क्योंकि जब मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2009 में था, प्रेसिडेंट बना था, तो ये मेरे ऑफिस के सामने माल पे इनका ऑफिस था। अच्छा। बिल्कुल सामने इनका ऑफिस हुआ करता था। अगर आप उनके उस वक्त के एसेट्स देख लें बतौर वकील, अच्छा। उससे पहले जितने एसेट्स हैं और आज के एसेट देख लें तो आपको पता चलेगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। इस सियासत से इन्होंने पैसा भी खूब कमाया, थोड़ा नहीं कमाया, ठीक है। और इनको पता है ये कौन सी पार्टी है इनकी हमेशा इक़्तिदार की पार्टी। अब इन्हें पीटीआई में जरा महसूस हुआ है कि जी पीटीआई जरा वापस हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार फिर घुस जाओ तो फिर आप फायदा उठाएं। अब उसमें जो हामिद खान जैसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी का एक दौर में बड़ा साथ दिया, वो जब उनको दरमियान में भी कुछ नहीं मिला या उस तरह नहीं मिला जैसे वो चाहते थे, हालांकि हामिद खान साहब भी जो अगर देखे जाए तो इनके भी केसेस जो थे बड़े इनको जो मिले, अगर उनको देखो तो इनको भी बड़ी कामयाब इनकी प्रैक्टिस हुई है, सारा कुछ अगर खोलेंगे तो फिर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी अब वो देखते हैं कि यार जब ये मसला हम पे आया तो ये सारे भाग भूग गए, अब दोबारा अगर चांस बनता है ऊपर आने का तो ये फिर आ जाएंगे, फिर आ गए ये लोग। तो इसलिए वो खुल के अब इनकी मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब, और मैं जानता हूं कि जब इन्होंने धरना दिया उससे पहले जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए तमाम वो लोग, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आया करते थे, बड़े वोकल थे, लड़ते थे, बात करते थे, नून के खिलाफ सब बातें करते थे, वो उनमें से मेजॉरिटी गायब कर दी गई। जैसे ही ये इक़्तिदार में आए उसके बाद वो दाएं बाएं से गायब हो गए, कुछ और लोग आके बैठ गए। तो मैं अक्सर कहा करता था कि इनके दाएं बाएं के खान साहब कैसे तब्दीली लाएंगे। खान साहब के दाएं और बाएं वो लोग बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इसी तरह मैं कि इनके दाएं और बाएं वो लोग बैठे हैं पार्टियां छोड़ के आए हुए हैं। एक तो पार्टियां छोड़ के, दूसरा स्टेटस को की पैदावार है और स्टेटस को ही पाकिस्तान में चाहते हैं। हाँ। इमरान खान साहब सुनामी इनकलाब की बातें करते हैं, 7 बंदे जो बिठाए हुए हैं वो स्टेटस को के हैं, वो तो उसी निज़ाम के फॉलोअर हैं, जो निज़ाम जो है उसके वो इमरान खान साहब खिलाफ बात करते हैं, तो वो उसी के तो सपोर्टर हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं जरा देखें ना, आपके दाएं और बाएं वो लोग होंगे। और मैं ये भी अक्सर कहा करता था कि यार कोई बंदा सुपरमैन नहीं होता, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स।
और ख़ासतौर पर लीडर के दाएं बाएं के जब तक लोग ठीक नहीं होंगे, तो उस वक्त शुरू में ये कहा करते थे लोग इनके पीटीआई के, जब मैं उनसे सवाल करता था कि यार ये खान साहब के दाएं और बाएं जो लोग आके बैठ गए हैं, इनके असल तो गायब हो गए हैं और ये आके ज़्यादा बैठ गए हैं, तो ये तो स्टेटस को की पैदावार है। तो वो ये कहा करते थे कि नहीं नहीं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खान साहब एक तो बड़े दयानतदार हैं और वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते और वो खुद इन सबको सीधा कर देंगे, जब लीडर ठीक होगा तो नीचे ऐसी की तैसी कोई कर। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि अगर लीडर ठीक भी हो, नीचे टीम आपकी अब आगे मैं आगे उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर जब वो उनका 3-4 साल का अरसा गुजर रहा था और सब वो उस तरह नहीं कर पाते, जैसे बहुत सारे करोड़ों घर, नौकरियां और लाखों घर की बातें किया करते, तो जब ये सवाल उठाया तो उन्होंने कहा जी वो की करन, उनकी टीम बड़ी करप्ट है दाएं बाएं की, अब लीडर क्या करे। पहले वो कहते थे लीडर बहुत ठीक है, वो निबड़ लेगा, फिर उन्होंने ये कहा, फिर वो कहते थे कि जी अब लीडर क्या करे। चलो जी ऐसे सब नसरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नसरीन, आगे बढ़ेंगे। एज़ साहब, जहाँ पे हामिद खान साहब ने ये सारी गुफ्तगू की, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई जो हैं वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि जो अफराद, जो लोग जो हैं वो एक दफ़ा पार्टी छोड़ के चले गए, उन्हें दोबारा वापस नहीं लाया जाएगा। हाँ, जिन लोगों ने खामोशी इख्तियार की उनके मुतालिक कुछ सोचा जा सकता है। यानी एक जानिब से ये मैसेज तो बड़ा क्लियर चला गया कि जो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं दोबारा उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। फवाद चौधरी साहब क्यों इतना पर? देखिए, मैं तो उस बयान को मानूंगा जो कि हम सुनेंगे कि जी बानी पीटीआई ने प्रेस को दिया। अपनी इसी बयान के अंदर हामिद खान साहब ये भी इल्ज़ाम साथ लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं बानी पीटीआई जो कहते हैं, बाहर आके जो लोग उनसे मिलते हैं वो उसको सही बयान नहीं करते। अच्छा, खुद भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बाहर आके जो बताते हैं वो बानी पीटीआई का बयान नहीं होता। अच्छा। अब कैसे ये यकीन किया जा सके, कैसे इसकी तस्दीक किया जाए कि जो वो खुद कह रहे हैं वो बानी पीटीआई ने कहा है। पहली तो बात ये कि कैसे आप यकीन करेंगे कि जो अब कहा है हामिद खान साहब वही कह रहे हैं जो बानी पीटीआई ने किया। सही, क्योंकि वो दूसरों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब बानी पीटीआई की सुन लें। बानी पीटीआई कभी वो कहते थे कि जनाब आपके जो साबका आर्मी चीफ हैं उनसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। सही। पीटीआई वो एक पेज पर है और उनसे बड़ा अच्छा, फिर उन्हीं को वो मीर जाफर और मीर सादक कहते रहे। अच्छा, फिर मज़े की बात है, एक वक्त ऐसा आया, पहले वो कहते थे कि मुझे मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, वो कहते थे कि मैं खुद फैसला करता हूँ। फिर खुद ही वो बयान देते रहे कि जो कुछ कर रहे थे बाजवा मेरे से करवा रहा था। वो बाजवा साहब, मतलब फिर आप ही उन्हीं के बयान, फिर आप कैसे लीडर थे? आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे कि वो सारी डिक्टेशन अगर आप बाजवा की ले रहे तो फिर आप कौन से लीडर थे? इसका मतलब तो कोई फैसला लेने की आप में अहलियत ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपको आगे किसी भी इन्फ्लुएंस की वजह से आप डिक्टेट के और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप तो कुछ का कुछ फैसला कर देंगे। अच्छा, उनके अपने बयान भी पहले बयान से नहीं मिलते, दूसरा बयान और बदला होता है, तीसरा बयान और बदला होता है, चौथा और होता है। कभी आप मीर जाफर और मीर सादक कहते हैं और कभी कहते हैं इन्हीं से मैंने मुज़ाकरात करने हैं। देखिए ना, ये उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये सारी चीजें जो हैं, आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है वो खुद खड़े हैं, उनकी पार्टी खड़ी है। नहीं हो सकती कि ये बात जो है वो बानी पीटीआई ने की है या नहीं की। देखिए, बानी पीटीआई की तो बात वो मानेंगे ना जो आए हैं, मसलन अपनी पेशी के दौरान आए हैं और उन्होंने मीडिया से बात किया और मीडिया के किसी एक आदमी से बात नहीं की। फर्ज किया वहाँ 10 रिपोर्टर मौजूद थे मुख्तलिफ चैनल्स के, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के, तो उसके अंदर चलो ये पॉसिबिलिटी होती है, तो एक ने गलत कोट कर दिया या दो ने गलत, सारे तो नहीं गलत कोट करेंगे। तो होता ये है कि जब 8, 10, 15 लोग सुन रहे हैं तो वो बात आप तक जो होगी, उन्होंने कही होगी, वो कम से कम सही आप तक पहुँच जाएगी। अब एक लीडर जाके उन्हें जेल में मिला है, बाहर आके उसने क्या कहा है, उसके अपने भी इंटरेस्ट हैं, उसने अपने आप को भी हाईलाइट करना है, उसने उसमें वो बात निकालनी जिसको उसको फ़ायदा हो। मनोवान हरफे बिल्कुल हरफ बा हरफ तो कोई नहीं आके बाहर कहता। अब ये हामिद खान साहब के बयान से हो गया बात सामने, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। फवाद चौधरी से पूछे तो वो और, शेर अफजल मुरब्बा साहब की बात सुने तो वो और बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब वो किसी को नहीं मान रहे। तो ये पार्टी अपने अंदर से एक इंतशार का शिकार है और बड़ी शदीद किस्म के इंतशार, एक शख्सियत के इंतशार खुद इमरान खान साहब में मौजूद है। उनके बयानात यानी सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं खुद में, बाद में उसकी तरदीद भी कर देते हैं। पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कह देते हैं कि पार्टी जो है वो बजाते खुद इंतशार का शिकार है। अब ये तो एक फितरी अमर है ना कि जब लीडर जो है वो खुद पाबंदे सलासल है तो फिर पार्टियां तो इस तरह तितर बितर हो ही जाते हैं, फिर लोग तो जो है, जो कारकुन होते हैं, जो साथी होते हैं, वो फिर इस तरह तो हो ही जाता है। नहीं, अब सवाल ये है कि जो पीटीआई का कारकुन है, इसका मतलब ये है कि वो तो अंदर है ना, तो अब पीटीआई का कारकुन उससे जो भी खान साहब के हवाले से बात पहुंचती है, कोई कॉल आती है, कोई तहरीक की बात, इसका मतलब है कि वो भी मिसलीड किए जा रहे हैं। अच्छा, वो तो ये कहा जाता ना कि चूंकि हमारी
मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से, ये उनका मैसेज है जो हम आवाम तक पहुंचा मैंने रहे वो हैं। कह रहे हैं ना, वो कहते हैं जी मैसेज हम पहुंचा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ हामिद खान साहब कहते हैं कि वो मैसेज ही सही नहीं आता, वो बताते कुछ है, आगे आगे बाहर कुछ और बताते हैं। यही है ना, वो कहते हैं बताते कुछ और है, वो आगे कुछ और बताते हैं। लेकिन उनके बताने के बाद क्योंकि कौम फॉलो कर रही है ना, उनकी जो सपोर्टर वोटर उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस बयान को लेकर चल पड़े आगे कि जी हमारे लीडर का ये हमें मैसेज आ गया, ये तहरीक चलानी है, ये हमने ये इकदाम करना है। तो इसका मतलब ये तो सारा ही गलत हो गया काम। क्योंकि आप जो भी एक्ट करते हैं उसका रिएक्शन भी होता है, उसके नताइज भी आते हैं। और जब एक पॉलिटिकल पार्टियां को कॉल देती हैं, मतलब एहतजाज की कॉल देती हैं, एहतजाज की कॉल के बाद वहां, और जैसे अभी आप इमरान खान साहब ने बात की कि जनाब वो GHQ पे मैंने उनको कहा था जाएं, लेकिन मैंने तो उन्हें पुरअमन रहने की बात की थी, ठीक है ना। हाँ, अब मैंने उनकी लीडर का कल एक बयान देखा जिसमें वो कह रही थी कि PTI के लोग जो हैं ये सारे देखें ना, वहाँ भी हमारा बंदा पहुंच गया, वहाँ भी हमारा बंदा पहुंच गया, देखें वो सब बता रही थी सबको कि ये देखें ये सारे तो हमारे बंदे हैं, PTI के लोग हैं, PTI तो बड़ा इस वक्त खड़ी हो गई है और बड़ा शऊर है उनके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फैली हुई हैं। लेकिन बहरहाल जब रिएक्शन आता है तो वो कहते हैं ना कि जब आप जीत जाते हैं तो फिर सारे क्रेडिट लेते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। फिर तो इल्जामात की बारिश हो जाती है। एक लास्ट कमेंट इस पे भी चाहेंगे, जैसा ग्वादर में जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन हुए, उसमें जो है वो ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया। अब उसमें जो है वो जवान शहीद भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। देखें ये बड़ा खौफनाक और बड़ा ही मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत एक वाक़या हुआ है, और ये वायलेंस एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू सोशल मीडिया जो आपकी ISPR से बार बार बात आ रही है कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है, उनमें नफरत फैलाई जा रही है फ़ौज के ख़िलाफ़। फ़ौज है डिफेंडर आपकी, और वहाँ पे बलूचिस्तान को डिफेंड कर रही है आपके ईरान से, और सारा कुछ है वहाँ पर। अब ये जो लोग हैं ये इंतहा पसंद लोग हैं, और ये अवामी शक्ल के अंदर फ़ौज के साथ, फ़ौज ने रिस्ट्रेंट शो किया है। अच्छा। अगर वो रिस्ट्रेंट शो ना करते तो एक फ़ौजी भी काफ़ी था सबसे निपटने के लिए। ये आप ज़हन में रखिएगा, एक फ़ौजी भी काफ़ी था सबसे निपटने के लिए। ये बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा उन्होंने किया, और उनको एज ए प्रोटेस्टर्स लिया। उनको ऐसे नहीं लिया कि हम पर कोई दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, अगर तो फिर वो रिस्पॉन्स और देते। अब उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है, बलूचिस्तानी है, अब इनके ज़हन जो है, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन आप समझ लें कि इसके इंडिया का पैसा है, और बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंदी की तहरीक चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक एलिमेंट जो है अवाम के अंदर जो एक बात है बेचैनी है। ये मुल्क की अस्करी क़यादत को भी देखना होगा, मुल्क की सियासी क़यादत को भी देखना होगा कि ये बेचैनी पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में है। वो है बिजली के बिलों की खुशरबा बिल, और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। जब लोगों की कमर टूट जाती है, महंगाई है, तो देखें वो बुल्ले शाह ने भी कहा है ना कि वो एक टुक्कर जो आखिरी टुक्कर है ना, दीन का जो आखिरी एलिमेंट है, वो कहने उन्होंने कहा टुक्कर है, रोटी है। तो जब पेट पे रोटी नहीं होती तो फिर आपको दानिश अकल की सारी बातें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। इंसान सोच रहा था रोटी कहाँ से लाऊं, तो मुल्क से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें बाज़ वक़्त पीछे रह जाती हैं। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है। खुद अस्करी क़यादत को मेरा ख्याल है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि बिजली के बढ़ते हुए बिलों को वापस ले आएँ, वरना जो कुछ आज ग्वादर में हुआ है, मैं काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं। अब बिजली के बिल्स के ऊपर जो है वो अभी हम देख ही रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त डरने की सूरत उसने इख्तियार की हुई है। आप समझते हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? अभी है तो वो बड़े, देखिए वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन एक बात है, हम जमात इस्लामी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि तमाम पॉलिटिकल जमातों में जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसने निकल के इस इशू को लिया है। अब मैंने आपसे जब हम पिछले वीक में एक प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने आपको कहा था मुझे PTI की जो है जो हड़ताल का ऐलान है कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, पंजाब में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। उसकी मैंने आपको बुनियादी वजह बार बार बता रहा हूँ कि अवाम का जो असल इशू है बिजली महंगाई, वो उनके एक सानवी सा रहता है या उसमें नहीं वो करे। लेकिन जमात इस्लामी ने देखे कितना मॉब इकट्ठा किया है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अवाम के जो इश्यूज हैं उसको लेके वो चले हैं। अब वो कहाँ जाके गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, जो बाजार तो अभी नहीं मुझे लग रहा, उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं उसमें बिजली की कमी, अच्छा अगर वो नहीं होते मुतालबात, गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आए हम कर लेते हैं डिस्कशन। अब अगर वो बगैर कुछ मनवाए इन मुज़ाकरात से बाहर निकलते हैं और धरने से उठ जाएंगे तो जमात इस्लामी भी फंस जाएगी और खुद अवामी इस सिलसिले में जो है वो जैसा जमात इस्लामी है तो बड़ी पूरे एतमाद, चूँकि वो कह भी रहे हैं कि हम जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते हम तब तक जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इस मामले में जो है वो कितने पुरज़्म है, चूँकि उनका जो एजेंडा है वो यही है कि महंगी बिजली जो है वो उसको सस्ती किया जाए और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की जाए, अशिया खुरनोश की कीमतें कम की जाए, जो हुक्मरान तबका अपनी मराद कम करे।
लेकिन अब इसमें ये है कि IPPs के साथ इतने महंगे मुआदे जो हो चुके हैं हुकूमत से, अब ना तो वो निगले जा रहे हैं और ना उगले जा रहे हैं। फिर वक्त मुझे तो इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।